वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन देख रहे हैं और इसमें अब तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेसन समाप्त कर लिया है और अब हम कैपेसिटर लेसन देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी चरण कैपेसिटर, और इसमें अब तक हमारे 2 क्लासेस हो चुके हैं। आज कैपेसिटर का तीसरा क्लास है और इसमें आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। यानी जैसे आपने 10th में सीखा था ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, यानी रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं, तो उसमें आपने सीखा था कि रेजिस्टेंस को 2 तरह से जोड़ते हैं, सीरीज और पैरेलल में। ठीक ऐसे ही यहां भी कैपेसिटर की ग्रुपिंग भी 2 तरह से होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई 3 कैपेसिटर, हम ज्यादा भी रख सकते हैं, n कैपेसिटर्स भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 कैपेसिटर्स पे समझा रहा हूं, वो n कैपेसिटर पर भी अप्लाई होगा। तो मान लीजिए कि 3 कैपेसिटर, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 और तीसरे का C3, इसको सीरीज में जोड़ते हैं। और सीरीज में जोड़ने के बाद मान लीजिए कि सोर्स दे दिया हमने V वोल्ट का। तो एक बात, यहाँ सीरीज को समझने के लिए अकेला मैं सीरीज समझाऊंगा तो कभी क्लियर नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको समझाने के लिए साथ में मैं पैरेलल भी यहाँ एक ड्रॉ करता हूं और पहले दोनों को साथ में समझेंगे कि कौन कॉम्बिनेशन सीरीज होता है और कौन पैरेलल, और दोनों में क्या फर्क है। ये देखिए 3 कैपेसिटर्स हमने सीरीज में जोड़े हैं। अब मैं दिखाता हूं 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में जोड़ के। ये 3 कैपेसिटर C1, C2 और C3, ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आपको याद होगा 10th में आपने रेजिस्टेंसेस का भी ऐसे ही पढ़ा है। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सोर्स से जोड़ देते हैं V वोल्ट पर। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है। जरा एक बात समझिएगा, जैसे कोई बैटरी अगर 12 वोल्ट की है, इसका मतलब हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट है इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट मान लीजिए और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लीजिए, या फिर ऐसा मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट का +6 वोल्ट तो नेगेटिव प्लेट का -6 वोल्ट। जो भी है, इन दोनों टर्मिनल्स में, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 12 वोल्ट। इट मीन्स कि ये बैटरी 12 वोल्ट की है। तो यहां जो है आपको कोई चीज समझने में इजी होगी जब ऐसा मानेंगे आप कि 12 वोल्ट की बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल मानिए 12 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल मानिए 0 वोल्ट। नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होता है और पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे रेजिस्टेंस भी हम लोग जोड़ते हैं तो करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, यानी इस रेजिस्टेंस में करंट बहेगा ए से बी की ओर, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। ये सीरीज, अब मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बताता हूं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा है। सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं जरा आपके 10th के नॉलेज, चूंकि 10th आपका पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा 2 रेजिस्टेंस, एक R1 और एक R2 को हमने सीरीज में जोड़ दिया। और मान लीजिए बैटरी दे दिया है हमने 12 वोल्ट का, इसका मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 12 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो देखिए रेजिस्टेंस R1 पॉइंट A और B के बीच में है और रेजिस्टेंस R2 B और C के बीच में है। तो चूंकि
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट टर्मिनल है पॉइंट ए, उसके बीच में कोई और रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है वो यहां तक पहुंचेगा, 12 वोल्ट यहां पहुंचा, और यहां नेगेटिव टर्मिनल से R2 का जो लेफ्ट टर्मिनल है वहां के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी 0 वोल्ट पोटेंशियल यहां तक पहुंचेगा। इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हमने कितने पोटेंशियल डिफरेंस में जोड़ रखा है, 12 और 0, जो कि डिफरेंस बनता है 12 वोल्ट। तो अब देखिए, जब करंट 12 वोल्ट के पोटेंशियल से चलेगा तो पहले रेजिस्टेंस से गुजरने के बाद कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। यानी मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि इस रेजिस्टेंस में 4 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, 4 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, तो 12 वोल्ट जो करंट जो है 12 वोल्ट से चला था, 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल बचा 12 माइनस 4 यानी 8 वोल्ट। अब जो आखिरी रेजिस्टेंस है R2, इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है आप क्लियर देखें, 8 वोल्ट और 0 वोल्ट यानी 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, यानी V2 हो गया 8 वोल्ट। यहां आपको क्लियर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि R1 रेजिस्टेंस को 4 वोल्ट मिल रहा है और R2 को 8 वोल्ट, यानी इन दोनों का जो सम है टोटल पोटेंशियल 12 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। यानी यहां से एक बात तो तय है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाता है। और करंट की बात करें तो करंट चूंकि यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक रास्ता एक ही है, तो जो धारा होगी, धारा यानी करंट, जो धारा होगी वो एक ही होगी, यानी दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करेगा। यानी यहां आपको एक बात याद हो जाना चाहिए कि करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है और वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाता है। अब हम लोग पैरेलल की बात करेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इस बार एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस R2, इसको हमने जोड़ा पैरेलल में, और कोई बैटरी दे दिया 12 वोल्ट की, तो मतलब तो ये समझ ही रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 12 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट। और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए हमने ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या फर्क हो गया, ये रेजिस्टेंस R1 के दोनों टर्मिनल्स ए और बी पर जुड़े हुए हैं और R2 के भी दोनों टर्मिनल्स ए और बी पर जुड़े हुए हैं। जबकि यहां देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या था कि यहाँ ए हमने दिया था, यहाँ बी दिया था, यहाँ सी दिया था, ये R1 और ये R2। तो जो सोर्स हमने दिया था, सोर्स AC के बीच में है और R1 रेजिस्टेंस AB पॉइंट के बीच में है और R2 रेजिस्टेंस BC पॉइंट के बीच में है। यानी यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ये सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं वो सेम पॉइंट्स के बीच में नहीं होते, जबकि पैरेलल में आप क्या देख रहे हैं कि सारे जो रेजिस्टेंस हैं सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े होते हैं, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर आप 10th का भूल भी रहे होंगे तो आपको ये पूरी तरह से याद आ जाएगा। अब देखिए, तो यहां जो करंट चलेगा 12 वोल्ट के पोटेंशियल से, तो पॉइंट ए तक तो निश्चित रूप से 12 वोल्ट ही पहुंच रहा है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर पॉइंट ए के बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस होता तब ना पोटेंशियल ड्रॉप करता। और यहां से 0 पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल से लेकर के पॉइंट बी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 0 वोल्ट का असर यहां तक जाएगा। यानी ये रेजिस्टेंस R1 कितने पोटेंशियल डिफरेंस में जोड़ा हुआ है, 12 and 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। और अगर R2 को देखें तो ये भी कितने डिफरेंस में जुड़ा हुआ है, 12 and 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। यानी आप क्या देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट R1 रेजिस्टेंस को भी मिला और 12 वोल्ट R2 रेजिस्टेंस को भी मिला। यानी यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। अब करंट की बात करें, अब देखिए जो करंट चलेगा
करंट यहां से यहां तक तो जो बैटरी ने टोटल करंट दिया वो करंट रहेगा, लेकिन यहां से आगे जाने पे रास्ते दो हो गए, रास्ते दो हो गए तो करंट डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने का भी तरीका क्या होगा, देखिए ये करंट के आगे अब दो रास्ते हैं, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मान लीजिए R1 की वैल्यू बड़ी है, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम हो जाएगा, और जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा हो जाएगा। और इसी प्रकार करंट डिवाइड होकर के मान लीजिए कि जो भी करंट रहा, मान लीजिए इधर से 2 एम्पियर हो जाता है और इधर से 3 एम्पियर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से टोटल करंट चल रहा था 5 एम्पियर और ये डिवाइड हो गया 2 और 3 में। R1 में 2 एम्पियर करंट है और R2 में 3 एम्पियर। R3 में ज्यादा करंट होने का वजह सिर्फ यही है कि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। आप लोग अब देखिए, चूंकि ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं I = V/R, तो वोल्टेज तो दोनों को सेम मिल रहा है, वोल्टेज दोनों के केस में इक्वल है, यानी उसको कांस्टेंट मान लीजिए, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, यानी इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहा होगा R1, इसलिए करंट है कम, और इसका रेजिस्टेंस R2 कम रहा होगा इसलिए करंट है ज्यादा। तो अब यहाँ आइए फिर से देखते हैं, 5 वोल्ट करंट रेजिस्टेंसेस के हिसाब से डिवाइड हो गया और फिर मिलके इधर 5 एम्पियर करंट जो है रेजिस्टेंसेस के हिसाब से डिवाइड हो गया 2 और 3 में, और फिर इधर आकर के अगेन 5 एम्पियर हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज नहीं डिवाइड होता है, और सीरीज में हमने क्या देखा कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, याद रखिएगा, और करंट डिवाइड नहीं होता है, करंट सेम रहता है क्योंकि रास्ता एक ही है। अब देखिए हम कैपेसिटर पे आते हैं। अब देखिए, तो ये 3 कैपेसिटर सीरीज में हैं, वहां जो हम करंट को जो जैसे देख रहे थे ठीक वैसे ही यहाँ चार्ज को देखेंगे। यानी ये बैटरी से जो चार्ज चलेगा, चूंकि रास्ता एक ही है, तो तीनों कैपेसिटर में चार्ज भी सेम ही रहेगा। हालांकि इसको भी समझ लें हम लोग, मान लीजिए बैटरी से +Q चार्ज चला तो इस प्लेट को +Q मिला, +Q, और ड्यू टू इंडक्शन ये जो दूसरा प्लेट है, दूसरा प्लेट से लेकर के दूसरे कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट, ध्यान दीजिएगा जरा, पहले कैपेसिटर का सेकंड प्लेट और दूसरे कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट, ये 1 पीस हो गया। तो इस पॉजिटिव प्लेट के बगल में जो यहां से लेकर के, क्लियर आपको दिख रहा होगा, यहां से लेकर यहां तक जो 1 पीस है, तो इस पॉजिटिव प्लेट के सामने वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी -Q, और दूर वाला जो इसी का पोर्शन है वो हो जाएगा +Q। और फिर अगेन वही चीज, दूसरे कैपेसिटर का सेकंड प्लेट और तीसरे कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट 1 पीस है, तो ड्यू टू इंडक्शन इस 1 पीस का पास वाला पोर्शन अपोजिट चार्ज हो जाएगा और दूर वाला पोर्शन सेम चार्ज हो जाएगा। आपको याद होगा ड्यू टू इंडक्शन ऐसा ही होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पॉजिटिव बॉडी है और इसके पास कोई न्यूट्रल बॉडी ले आते हैं, तो इसके पास वाला पोर्शन अपोजिट चार्ज हो जाता है और दूर वाला पोर्शन सेम चार्ज हो जाता है। और अगर यही काम हम करें किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास कोई न्यूट्रल बॉडी लाएंगे, तो इसके पास वाला पोर्शन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन और दूर वाला पोर्शन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, तो अब ड्यू टू इंडक्शन अब ये क्या होगा, तो इस प्लेट का इनर पोर्शन नेगेटिव चार्ज और आउटर पोर्शन पॉजिटिव चार्ज। चूंकि आउटर पोर्शन जो है अर्थ कनेक्टेड है, अर्थ कनेक्टेड यहां कहने का मतलब समझिए कि वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। कहने का मतलब इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा और इसके इस बाहरी फेस को 0 कर देगा, और इस प्रकार इस प्लेट पर टोटल चार्ज आ गया -Q। यानी अब हम लोग क्या देखेंगे कि इस कैपेसिटर पे अगर इसके प्लेट पर +Q -Q है, तो हम लोग कहेंगे ये कैपेसिटर
पर चार्ज Q है, इस कैपेसिटर पर भी चार्ज Q है और इस कैपेसिटर पर भी चार्ज Q है। यानी कि बैटरी से Q चार्ज जो चला, तीनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम है। अब जरा मैं इस फिगर को जरा फिर से बनाता हूं अपने समझाने लायक। अब देखिए मैंने क्लियर फिगर बना दिया है। यहाँ अब तक हम लोग तो ये समझ चुके हैं कि बैटरी से जो चार्ज Q चलेगा, चूंकि रास्ता एक ही है तो तीनों कैपेसिटर पे चार्ज भी सेम रहेगा। जैसे कि आपने रेजिस्टेंस में देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, तो यहाँ जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। और वोल्टेज की बात, वोल्टेज ठीक वैसे ही हिसाब से समझेंगे कि वोल्टेज सीरीज में डिवाइड हो जाएगा, यानी इस कैपेसिटर को वोल्टेज V1 मिल रहा है, इसको V2 मिल रहा है, इसको V3 मिल रहा है, तो टोटल जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम होगा। वोल्टेज डिवाइड हो गया। अब आगे देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन को थोड़ा समझ लें, फिर इसको डेराइव करते हैं हम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज चलेगा, अब देखिए तीनों प्लेट की, तीनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी, यानी जिस कैपेसिटर की, चूंकि C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू हुआ CV, तो तीनों को वोल्टेज तो सेम मिल रहा है, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी जिसकी कैपेसिटी जितनी अधिक होगी उस कैपेसिटर में उतना ज्यादा चार्ज जाएगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मानते हैं कि C1 की कैपेसिटी सबसे अधिक है, उससे कम C2 की और उससे कम C3 की। तो इस रिलेशन के अनुसार कैपेसिटी सबसे ज्यादा C1 की है, तो सबसे ज्यादा चार्ज Q1 पहुंचेगा C1 पे और उससे कम चार्ज पहुंचेगा C2 पे और सबसे कम चार्ज C3 पर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी सबसे कम है Q3। तो यानी बैटरी से टोटल चार्ज मान लीजिए कितना चला होगा Q, इसको करंट की तरह नहीं दिखाएंगे, एरो मार्क मत कर दीजिएगा। बैटरी से टोटल चार्ज चला है Q और इस प्रकार तीनों में Q1 Q2 Q3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जितना जिनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। लेकिन वोल्टेज देखिए, तो तीनों कैपेसिटर चूंकि सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, मान लीजिए A और B पॉइंट के बीच में, तो A और B पॉइंट के बीच में हमने पोटेंशियल कितना दे रखा है V, तो पोटेंशियल सेम मिलेगा। यानी हम लोग क्या समझे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग डेराइव करेंगे। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि इस कैपेसिटर को वोल्टेज C1 मिल रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V1 मिल रहा है, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, चूंकि आपका रिलेशन याद होगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो इस रिलेशन से V1 इज इक्वल टू, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज है Q और इसका कैपेसिटेंस है C1। दूसरे में आए V2 इज इक्वल टू, इसको भी चार्ज मिल रहा है Q और कैपेसिटेंस C2। और तीसरे में आए तो V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये तीनों वैल्यू आप रख देंगे। एक और चीज इससे पहले कर दें कि total potential V is equal to Q upon C, where C is the equivalent capacitance of the combination। अब उसके बाद देखिए, since V is equal to V1 plus V2 plus V3, therefore V के जगह पे हम रखते हैं Q by C, V1 के जगह पर Q by C1, V2 के जगह पर Q by C2 और V3 के जगह पर Q by C3। तो Q तो सारे ऊपर के कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस प्रकार हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बचा 1 by C इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। यानी कि
तीन कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये रिलेशन है, आपको याद होगा रेजिस्टेंस में अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तब ऐसा रिलेशन आता है, लेकिन कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है तब ऐसा रिलेशन आता है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो लिख लीजिए आप। फिगर सबसे पहले बना देंगे, बन गया। उसके बाद लिखे लेट अस कंसीडर दैट द थ्री कैपेसिटर C1, C2 and C3 are connected in series by a source of V volt. अब उसके बाद लिखेंगे if the charge supplied by the source is Q, then potential difference across the capacitor C1, फिर लिखिए V1 is equal to Q by C1, फिर उसके नीचे लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C2, फिर लिखिए V2 is equal to Q by C2, फिर उसके बाद लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, तो फिर लिखिए V3 is equal to Q by C3। अब उसके बाद लिखिए इफ C is the equivalent capacitance of the combination, then the total potential is given by V is equal to Q by C, क्योंकि टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज, तो इससे तो चार्ज सप्लाई हुआ है बैटरी से Q और टोटल तीनों कैपेसिटर का मिला के इक्विवेलेंट वैल्यू हमने मान लिया है C, तो V इज इक्वल टू Q by C। अब चूंकि आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और उसके बाद ऐसे ही उतारते चले जाएं, ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने फ्रेश सर्किट ड्रॉ कर दिया है और इसके बारे में मैं पहले ही समझा ही चुका हूं आपको। तो यहां देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड होता है, तो यहां पर क्या है कि चार्ज अक्रॉस C1 यानी चार्ज अक्रॉस नहीं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1, तो वो देखिए Q1 इज इक्वल टू लिखेंगे C1V, आपको वो रिलेशन याद होना चाहिए जो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो यहाँ से आपका Q इज इक्वल टू CV रिलेशन आ जाता है, Q इज इक्वल टू CV। तो इसी प्रकार इस पर चार्ज निकालना है तो Q1 इज इक्वल टू C1V, चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2, Q2 इज इक्वल टू C2V, चूंकि वोल्टेज तो पैरेलल में सबको सेम मिल रहा है V, और चार्ज ऑन कैपेसिटर C3, Q3 इज इक्वल टू C3V। अब उसके बाद लिखेंगे इफ C is the equivalent capacitance of the combination, then the total charge supplied by the source is given by Q is equal to CV। देखिए टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज, जो सोर्स का वोल्टेज है। अब उसके बाद फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ध्यान दीजिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड किया था तो हमने लिखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड होता है तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अब यहाँ पर Q की वैल्यू डालिए CV, Q1 की वैल्यू C1V, Q2 की वैल्यू C2V और Q3 की वैल्यू C3V। अब V देखिए कॉमन लेकर के इधर कट जाएगा तो फाइनल एक्सप्रेशन C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। देखिए अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को सीधा जोड़ते हैं, जबकि रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा जोड़ते हैं, ये याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन ना हो। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? वैसे ही लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। लेट अस कंसीडर दैट द थ्री कैपेसिटर C1, C2 and C3 are connected across a source of V volt। अब उसके बाद लिखेंगे द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर C1, फिर लिखिए Q1 इक्वल टू C1V, फिर लिखिए चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर C2, लिखिए Q2 इक्वल टू C2V,
फिर लिखिए चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर C3, Q3 इक्वल टू C3V। अब उसके बाद लिखेंगे इफ C is the equivalent capacitance of the combination, then the total charge supplied by the source is given by Q is equal to CV। अब उसके बाद करेंगे since for series combination, यहां लिखेंगे since for series combination, अब उसके नीचे लिखेंगे Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 और ये सारे वैल्यू पुट करके ये एक्सप्रेशन ला देंगे। इस पर मैं कल कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा करूंगा, आज आप डेरिवेशन बढ़िया से समझ लें। और चूंकि आपने 10th में रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ा ही है तो ये आपके लिए बहुत टफ नहीं होगा। जैसे एक छोटी सी मैं बात बता दूं, जैसे मान लीजिए कि दो कैपेसिटर हो, ये कैपेसिटर मान लीजिए 3 फराड का है, ये कैपेसिटर 2 फराड का है और टोटल वोल्टेज हमने दे दिया 12 वोल्ट। और इसमें कैपेसिटर पे चार्ज लाना हो, टोटल कैपेसिटेंस लाना हो, तो टोटल कैपेसिटेंस हम लोग ऐसे ला सकते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2, यानी सीरीज में तो ऐसे ही जोड़ते हैं कैपेसिटर को। तो ये आपका हो गया 5/6, 1/C की वैल्यू 5/6 है, तो इस प्रकार C की वैल्यू हो गया 6/5। अब देखिए चार्ज लाना हो तो Q इज इक्वल टू CV, C है आपका 6/5 और वोल्टेज है 12, इसको कैलकुलेट करके ये चार्ज आ जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, तो जो ये आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे Q इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज, वो टोटल चार्ज दोनों पर रहेंगे। ये सीरीज के लिए हुआ। एक पैरेलल भी बता देता हूं। अब देखिए एक पैरेलल कॉम्बिनेशन लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है 3 फराड और ये एक कैपेसिटर है 2 फराड और दोनों को पैरेलल में 12 वोल्ट से जोड़ दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस सीधा जोड़ते हैं, यानी कि 3 + 2 5 फराड। और अब चार्ज लाना है तो देखिए चार्ज दोनों में अलग अलग होगा, यानी पहले ऊपर वाले कैपेसिटर में चार्ज Q1 लाते हैं तो Q1 इज इक्वल टू C1V, तो C1V और C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 3 फराड और वोल्टेज कितना मिल रहा है 12, ये आ जाएगा 36 कूलम। और Q2 लाएंगे तो C2V, यानी कि C2 की वैल्यू 2 फराड और वोल्टेज इसको भी मिल रहा है 12 वोल्ट 24 कूलम। और टोटल चार्ज लाना हो तो Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे और मैं कल और अच्छे न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।